साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की। मैं रामनारायण चौधरी, सदस्य DS5। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर राजनीति में जाटों की भूमिका क्या है। तो राजस्थान का जो जाट है वो सदियों से प्रताड़ित जाट है। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में जब देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब यहाँ का जाट है वो जागीरदारों का, राजा महाराजाओं का गुलाम था। हमें ये पता नहीं था कि हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे हैं, हमें यही पता था कि हमारे ऊपर जागीरदार राज कर रहे हैं, राजा महाराजा राज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब राजस्थान का जाट है वो दोहरी गुलामी भुगत रहा था। तो यहाँ का जाट है बहुत दबा कुचला जाट था। यहाँ जाटों के साथ में अन्याय भी बहुत होते थे। तो जाटों की राजा महाराजों के टाइम में जाटों की भूमिका बहुत ही कमज़ोर थी और बेगार करना, काजना ये काम जागीरदार ठाकर कोई कह देता कि भाई आज हमारे खेत में काम करना है तो जाट को जाना पड़ता था। घर में काम होता तो भी कह देते और जाट तो बेगार ही करता था। पुराने ज़माने में कहावत थी कि जाट के तो सर पर बाल ही नहीं उगते थे, इतनी बेगार करनी पड़ती थी इन लोगों की, क्योंकि गुलाम था। हालांकि गुलाम तो वो भी थे जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वो भी गुलाम थे अंग्रेज़ों के, लेकिन उस समय ये था कि भाई गुलाम है। 1942 की शायद बात है, पहली बार जाटों में थोड़ी चेतना आई। तो उस समय आई जब सर छोटूराम जी ने 1942 के अंदर जोधपुर के लाल मैदान के अंदर एक किसानों की सभा की। बलदेव राम जी ने उनको बुलाया था। तो उस समय जोधपुर के महाराजा और सर छोटूराम जी और बलदेव राम जी मिर्जा, ये तीनों मंच पर बैठे थे, एक ही तीनों बराबर कुर्सियों पर। तब जाटों को ये लगा कि जाट भी इनके बराबर बैठ सकता है। जाटों के हौसले बुलंद हो गए और उसके बाद में आज़ादी भी नज़दीक आ गई और एकदम जाटों में चेतना आई। और इस मारवाड़ के अंदर जो जाटों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो चेतना है उसका कारण है वो मिर्जा परिवार। मिर्जा परिवार में बलदेव राम जी मिर्जा की मुख्य भूमिका है। उसके बाद भी मिर्जाओं ने अच्छा ही काम किया समाज के लिए, किसी ने बुरा काम किया नहीं। तो उस वहाँ से फिर शुरुआत हुई। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हमें मतलब इन जागीरदारी प्रथा से छुटकारा मिले। और बलदेव राम जी को ये था कि भाई देश आज़ाद हो रहा है तो किसानों को ज़मीन का मालिक भी बनाना चाहिए। तो उस समय बलदेव राम जी ने किसान सभा बना रखी थी। तो किसान सभा का वर्चस्व था। और एक बार जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण जी व्यास, तो शोस्ती गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। बलदेव राम जी पुलिस में DIG थे। तो प्रदर्शन करते हुए जयनारायण जी व्यास और इनके बीच में झड़प भी हुई थी। तो पहला जब चुनाव लड़ा गया तो बलदेव राम जी को ये लगा कि भाई अपन किसान सभा से चुनाव लड़ेंगे। और इधर कांग्रेस चाहती थी कि भाई ये जो स्वतंत्र पार्टी है और कांग्रेस है और ये किसान सभा अलग अलग लड़ेगी तो ये चुनाव हार जाएंगे और फिर वो जागीरदारों का राज हो जाएगा। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो उस समय प्रधानमंत्री थे कार्यवाहक, क्योंकि प्रधानमंत्री अंग्रेज़ों ने जाते वक्त पहले ही बना दिया था चुनावों से पहले। तो प्रधानमंत्री थे। तो वो अजमेर होके बलदेव राम जी से मिलने के लिए कुचेर आए और बलदेव राम जी से कहा कि किसान सभा का विलय है वो कांग्रेस में करो। तो बलदेव राम जी ने कहा ये मैं नहीं कर सकता,
क्योंकि मैंने इसको खून पसीने से सिंचा। बलदेव राम जी ने कहा मैं किसान सभा है, ये मेरी माँ है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। बलदेव राम जी भावुक हो गए। उस समय नाथूराम जी मिर्दा और कुंभाराम जी ने बलदेव राम जी को एक तरफ ले जा करके समझाया कि अपन किसान सभा, कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी और सरकार जागीरदारों की बन जाएगी, तो फिर हमें दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है कि हम नेहरू के सामने बड़ी मांग रख दो, अगर वो हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हम जमीन के मालिक भी बन जाएंगे। और उनके सामने मांग रखो कि सरकार बनते सबसे पहले जो किसान है उसको जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो नेहरू, यहाँ कांग्रेस तो कमजोर थी, किसान सभा मजबूत थी, तो नेहरू तो ये मांग मानने के लिए उत्सुक थे कि भाई ये जल्दी से मांग मान ले तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, नहीं तो बनेगी नहीं। तो उन्होंने वो जमीन को मालिकाना हक किसान को मिले, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब सरकार बनी तो पहली सरकार के अंदर कुंभाराम जी राजस्व मंत्री बने और इन्होंने अपनी कलम से जमीन का मालिक बना दिया। आज स्वर्गीय किसान केसरी कुंभाराम जी आर्य की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं जो हमारे पूर्वज है उनको कोटि कोटि नमन करते हुए उनके प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम हमारा प्रकट करता हूँ कि भाई ऐसे हमारे महापुरुष थे, तब आज हम जमीनों के मालिक हैं और ये हमारे महापुरुषों की कलम से हमें मिला, इस बात का हमें गर्व है। तो शुरुआत में जब देश में आज़ादी के बाद में इस कांग्रेस का मालिक, कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस तो कुछ भी नहीं थी। कांग्रेस का मालिक जिसे कहते हैं वो जाट ही थे और जाट इसलिए थे कि जाट मजबूत थे, जाट मजबूत थे और दूसरी जातियों को जो जागीरदार थे वो वोट नहीं करने देते थे। जाट मरने के लिए आगे आए और बूथ तक इनको पकड़ कर ले गए। एससी एसटी ओबीसी और जो भी जातियाँ थी वो बूथ तक जाते हुए डरती थी और जागीरदारों का खौफ था। उस समय जाटों ने संघर्ष किया। 18 जो कागल बुढ़ाना के अंदर ये जागीरदारों ने डाकुओं से मरवा दिया किसानों को। करणी राम जी और रामदेव जी मील आपके सीकर जिले में नीम का थाना, वहाँ उन्होंने शहादत दी। डाबड़ा के अंदर किसानों ने शहादत दी। बहुत संघर्ष किया, जाटों ने बहुत संघर्ष किया, तब ये यहाँ पर कांग्रेस स्थापित हुई। इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लोग कहते हैं ना कांग्रेस हमारी माँ है, तो कांग्रेस के जाट बाप है। लोग कहते हैं ना कांग्रेस हमारी माँ है, तो कांग्रेस का बाप है वो जाट है, क्योंकि जाट नहीं होते तो यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था। तो ये उस समय की स्थिति थी। उसके बाद में लगातार जाटों ने और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1971, 72 और 77 तो पूरे प्रदेश के अंदर जाट कोई कांग्रेस के अलावा मिलता भी नहीं था, इतने जाट संगठित थे। लेकिन जो जाट कांग्रेस के साथ लगे थे और अनुसूचित जाति के लोग भी जाटों के साथ थे, मुसलमान सारे जाटों के साथ थे। इसलिए हमारे जो पुराने जो नेता थे, जो नाथूराम जी है, शीश राम जी है, आपके परशुराम जी है या कोई भी पुराना नेता, उन्होंने कभी भी इस समीकरण को टूटने नहीं दिया। जाट, मेघवाल, किसान वर्ग की जातियां, गुज्जर है, माड़ी है और ये आपके मुसलमान हैं, सबको साथ लेके चले थे। इसलिए वो कभी हारते भी नहीं थे और पार्टी छोड़ देते तो भी ये, जैसे नाथूराम जी ने पार्टी छोड़ दी तो नाथूराम जी के साथ ही मुसलमान आ गए। शीश राम जी ओड़ा जन ने जब पार्टी छोड़ी तो वो भी उनके साथ आ गए। तो कहने का मतलब हमारा एक समीकरण था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर सामंती लोगों को की घुसपैठ हुई और उस घुसपैठ के कारण वो जाटों से एलर्जी करने लगे। और इसका यही परिणाम है कि जब 1998 के अंदर जब परशुराम जी मदेरणा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 153 सीटें आई और उस समय जो पर्यवेक्षक आए थे वो सारे एंटी जाट थे। दिग्विजय सिंह,
ये माधवराव सिंधिया, ये सारे एंटी जाट थे। और उन्होंने परशुराम जी की जो ख्याति थी, जो उनका जो रुतबा था कांग्रेस के अंदर, उसको नज़रअंदाज करते आला कमान को ये सूचना भेजी कि यहाँ तो सारे लोग अशोक गहलोत को चाहते हैं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। तो ये जो कांग्रेस के सामंती लोगों का, कांग्रेस के या जो शोषक वर्ग का कांग्रेस पर कब्जा हुआ, और उस कब्जे के जो अन्याय हुआ जाटों के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर कभी बीजेपी कभी कांग्रेस नहीं है। तो अगर उस समय चोट नहीं होती जाटों के साथ में, तो मैं समझता हूँ अब तक राज कांग्रेस का ही रहता, जाता ही नहीं। और उसके बाद में जब ये सचिन पायलट वाली बात आई, इन्होंने मेहनत की, कांग्रेस सत्ता में आई और फिर से इनको दगा दे करके और गुजरों को नाराज किया। और आज जब ये लोकसभा, ये विधानसभा के चुनाव है, और ऐसी स्थिति के अंदर चुनावों से ठीक पहले जाटों के दुर्विरोधी केसरी सिंह को आरपीएससी का मेंबर बनाना, ये स्पष्ट करता है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कांग्रेस को राजस्थान से समूल नष्ट करना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी सत्ता में कांग्रेस आई इसका इन्होंने कभी प्रयास किए ही नहीं। 98 में ये मजे से आ गए जाटों की वजह से, फिर ये बीजेपी की सरकार 5 साल रही और फिर बीजेपी से लोग परेशान थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, और फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद में फिर अपने घर बैठ गए। कभी इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। और फिर जब प्रयास किया तो सचिन पायलट ने किया, तो जिसकी वजह से वसुंधरा जी को हराने में जो कांग्रेस को कामयाबी मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सचिन पायलट का था। तो और फिर ये आगे और अब ये काम कर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मूल रूप से ऐसा लगता है कि ये कोई अशोक जी गहलोत संघ के आदमी है, जो संघ चाहते हैं वही करते हैं। और अच्छा, केंद्र सरकार हो चाहे संघ मोदी हो, इनके किसी से भी अनबन नहीं, इनके अच्छी ट्यूनिंग है। इसका मतलब ये कांग्रेस को राजस्थान से समूल नष्ट करना चाहते हैं। आज भी अशोक जी यही चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आए, ये सारे काम कर रहे हैं। और देखो अशोक जी, इनके आरएसएस में इनके अच्छे संबंध है, और दूसरे विपक्ष में सारे अच्छे संबंध है इनके, वसुंधरा जी से अच्छे संबंध है, बीजेपी के जितने भी अधिकारी बीजेपी के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग लगे हुए थे अच्छी अच्छी पोस्टों पर, वही लोग कांग्रेस के राज में अच्छी अच्छी पोस्टों पर लगे हुए हैं। और उन्हीं का प्रतिनिधित्व, जो बीजेपी के अंदर जो जातियां राज करती थी, वही कांग्रेस के राज में राज कर रही है। कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले मुसलमान हैं, सत्ता में लाने वाले एससी एसटी किसान वर्ग के लोग हैं। लेकिन आज 5 साल से कांग्रेस के अंदर सत्ता में वर्चस्व उन्हीं लोगों का है जो मूल रूप से बीजेपी की वोट बैंक है। आज जो बीजेपी के अंदर मंत्री, कांग्रेस में मंत्री बने हुए हैं, इनमें से जो आधे मंत्री है जो उच्च वर्ग के, उनका नार्को टेस्ट करवा लो, वो कभी भी वोट कांग्रेस को नहीं देते हैं। वो सिर्फ सत्ता की मड़ाई मारने के लिए कांग्रेस में लगे रहते हैं, और जिसका सहयोग करते हैं अशोक जी गहलोत। तो ये जो सत्ता है, ये सत्ता सिर्फ सुख भोगने के लिए ये लोग आते हैं। आज मुसलमानों के इतने वोट होते हुए भी मुसलमानों का 90% पोलिंग कांग्रेस के पक्ष में होती है, लेकिन मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है। एक मंत्री है, वो भी ज़्यादा उसके पास पावर नहीं है। एससी ने सबसे अधिक वोट दिए, एससी ने, एससी के कोई मंत्री नहीं है, जो मंत्री है उनको पावरफुल नहीं, ठीक है संख्या के आधार पर नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस को वोट, ये जो उच्च वर्ग है, इन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। ये हमेशा 50-70 साल से ये खिलाफत कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन आज मड़ाई मार रहे हैं। ब्राह्मण 7 एमएलए है, लेकिन ब्राह्मणों के 5 मंत्री है, 7 में से 5 मंत्री है। तो ये जो लोग हैं, ये सत्ता में मड़ाई मारने के लिए आते हैं, इनका सहयोग। आज अगर कांग्रेस ने समय रहते इन किसान वर्ग की जातियों को, मुसलमानों को और एससी एसटी को अगर अपने साथ नहीं लिया, तो ये भी बगावत कर सकते हैं। और यहाँ राजस्थान के अंदर
कभी भी कांग्रेस आएगी नहीं सत्ता में। तो और जो जाटों की जो बात है कि भाई राजनीति में जाटों की भूमिका क्या है, तो जाटों की भूमिका तो जो पहले थी वो बनी रहेगी, लेकिन कुछ कारणों से वो जाट कमजोर हुए हैं। जाटों के नेता बहुत सस्ते में बिक जाते हैं, जाटों के संगठन है वो बहुत सस्ते में बिकते हैं। कोई किसी एक टिकट दे दिया, किसी कुछ दे दिया, किसी कुछ, बिकने वाले लोग है ज़्यादा, इसीलिए सरदार नहीं बिकते हैं। सरदार आपके कभी नहीं बिकते हैं। तो देख लो, गवाह होती है भाई, जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उसमें एक भी सरदार बदला है क्या गवाह के अंदर? और हमारे दारा इनकाउंटर में हमारे गवाह बदल गए, इसलिए आज राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता बने घूम रहे, क्योंकि उनके वो कौम के प्रति समर्पित है। हमारे लोग कौम के प्रति समर्पित नहीं है। हमारे अब जो गुज्जर और राजपूत लड़ रहे हैं अपने इतिहास को बचाने के लिए, गुज्जर कह रहे हैं प्रत्यार भोज माहिर भोज है वो, प्रत्यार गुज्जर माहिर भोज है वो गुज्जर थे, और राजपूत कह रहे हैं वो राजपूत है। अब वो अपने इतिहास के लिए पूरे देश में झगड़ रहे हैं, और हमारे लोग है वो जो इतिहास को नष्ट कर रहा है उसके पीछे तालियां बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे जो है ना, ये राजपूतों के यहाँ नौकरी करते थे, अन्न इनके पेट में, इसलिए ये गुलामी करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। कभी कहते हैं परशुराम जी मदेरना की टोपियां कहाँ कहाँ रखी उन्होंने, तो ये हमारे महापुरुषों का अपमान है। तो हमारे लोग तो तालियां बजाते हैं, और ये दूसरी कौम में अपने इतिहास के, अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। ये फर्क है जाटों में, इसलिए जाटों की भी जो राजनीतिक भूमिका है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो आने वाले दिनों में जिस गति से जाट है वो चल रहे हैं, जिस हिसाब से एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को काटने में, मारने में लगे हुए हैं, एक दूसरे मुंह तक देखने को पसंद नहीं, जाट एक दूसरे का मुंह देखने को पसंद नहीं करते हैं भाई मैं जाट का। और जाट जब भी कोई बात आती है जाट जाट करते हैं, और जाट जाट किस लिए करते हैं? सिर्फ अपने लिए। जाट मुख्यमंत्री बात आती है तो सारे एमएलए तैयार है जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन कौन बने? मेरे अलावा कोई जाट नहीं, मैं ही बनूं तो ही जाट मुख्यमंत्री, दूसरा नहीं, दूसरे को तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। ये स्थिति हो गई जाटों की। तो इसलिए जाटों की भूमिका कमजोर हुई है। अभी राजपूतों की संख्या कम होते हुए भी राजपूत जितने भी संगठन हैं वो बड़ा प्रयास जोर शोर से कर रहे हैं। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी आज राजपूतों को खुश करने में लगी हुई है, और इनकी संख्या बल है वो मुश्किल से राजस्थान में 3-4% है, इससे ज़्यादा है नहीं, लेकिन वर्चस्व रखते हैं ये अपना, क्योंकि ये जो अपनी बात रखने में, अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, जैसे आज अगर कोई मेरी बात करता है तो दूसरा जाट किसी के साथ बात करेगा तो कहेगा यार उसके पास कुछ नहीं हो तो यूं घूम रहा है। अच्छा, मैं कोई दूसरा मेरे से पूछेगा वो कैसा है तो मैं कहूँगा नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो हम एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। नहीं तो ये लोग क्या, ओहो बन्ना की बात छोड़ो, बन्ना के पास बहुत जन्नतदार है, वो दूसरे से पूछोगे तो वो कहेंगे ओहो बन्ना की क्या बात है, बन्ना के 20 गाँव पीछे। तो यूं करके उनका कद बढ़ा देते हैं, और हमारे वाले एक दूसरे कद घटाने में लगे हुए हैं। तो ये जो है ना, आप अभी जो जाटों की स्थिति है इसको सुधारने में अगर कोई संगठन या अगर कोई जाट समाज के अंदर महापुरुष आगे नहीं आया तो आने वाले दिनों में जाट राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। आज आप किसी संख्या बल के हिसाब को देख करके, किसी एमएलए एमपीओं की संख्या मान करके और ये समझते हुए ये भला कर देंगे, वो कभी नहीं करेंगे। जिसमें जाटपना होगा वही जाटों का भला करेगा, और जो ईमानदार होगा वही भला करेगा। जो बेईमान है, जो लोगों को उपदेश देते हैं कि जो बेईमान और खुद बेईमानी करते हैं, वो कभी समाज का भला नहीं कर सकते। मैं आता हूँ, चुनावों तक आता रहूँगा, रोज़ आपसे बात करता रहूँगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी, नमस्कार।